अभ्यास प्रश्न का जवाब है सीपिया का प्रचलित नाम कटलफिश है। यह मोलस्का संघ का एक प्राणी है। नमस्कार दोस्तों, ड्रीम ऑफ सिलेक्शन विद दिग्विजय सिंह में स्वागत है आपका। डेली मॉर्निंग में 30 जनरल अवेयरनेस एमसीक्यूज का ये 14वां सेट है। इस 30 प्रश्नों में से आप कितने सही प्रश्नों का जवाब देते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इसके पहले के जो 13 सेट है अगर उनको भी सॉल्व नहीं किए तो प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी की वीडियो एक साथ मिल जाएंगी, उन्हें देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। रोबोटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। रोबोटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आइजैक आसिमोव ने किया था। यह शब्द सर्वप्रथम 2013 ईस्वी में आया था। ये आइजैक आसिमोव चेकोस्लोवाकिया के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने रोबोटिक्स शब्द का प्रयोग किया था। और इनमें से जो सोफिया है ये प्रथम ह्यूमैनॉइड रोबोटिक्स है जिसका निर्माण हांगकांग ने किया था और सऊदी अरब ने उसे अपना एक मतलब राजनीतिक वो व्यक्ति भी माना था, उसको नागरिक भी माना था। अगला प्रश्न, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में हेनरी स्टील अल्कॉट तथा मैडम ब्लॉटवस्की ने किया था। भारत में भी चेन्नई के पास एक अड़यार नामक शहर में इसकी एक शाखा थी, जहां पर 1908 ईस्वी में इसकी अध्यक्ष बनकर एनी बेसेंट आई थी। अगला प्रश्न है, तड़ोबा अंधेरी राष्ट्रीय उद्यान जो हाल ही में चर्चा में था किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। तड़ोबा अंधेरी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है। ध्यान रखिए महाराष्ट्र में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जिसे बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, तीसरा गोगामर राष्ट्रीय उद्यान और चौथा है आपका नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, पांचवा है पेंच राष्ट्रीय उद्यान और छठवां हो गया तड़ोबा अंधेरी राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान है। तड़ोबा अंधेरी राष्ट्रीय उद्यान, चंदोली, गोगामल, नवेगांव, पेंच, संजय गांधी। अगला प्रश्न, नागपट्टनम तेल शोधन संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। नागपट्टनम तेल शोधनशाला जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। तो वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है वहाँ पर पोर्ट ब्लेयर में स्थित है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अन्य देखें तो हैदराबाद में है आपका राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बेंगलुरु में है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चेन्नई में है अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जबकि वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत के कितने आर्द्रभूमि स्थल मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड की सूची में शामिल हैं? रामसर सम्मेलन के तहत 2 फरवरी जो 1971 ईस्वी को हुआ था उसके बाद आर्द्रभूमि को मान्यता मिलने लगी। आर्द्रभूमि जिसे पृथ्वी का फेफड़ा यानी किडनी ऑफ द हार्टलैंड भी कहा जाता है, इसमें से यानी जो स्थल का विनाश होने वाला होता है या मानवीय हस्तक्षेप के कारण उसका काफ़ी अंश नष्ट कर दिया गया है एवं उसकी संरक्षण करने की ज़रूरत बहुत तेज है तो इसको मॉन्ट्रिक्स सूची में शामिल कर दिया जाता है। इसे शामिल करने से फ़ायदा ये होता है कि उसकी संरक्षण में पूरा विश्व ध्यान देने लगता है। तो भारत के केवल 2 स्थल मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड एमआर में शामिल हैं। पहला आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है केबुल लामजाव नेशनल पार्क। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसका आपका ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी होगा 2। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन है? आप देखते होंगे कि भारत के उत्तर में पूरा हिमालय पर्वत स्थित है, तो इसके पूरब में यहाँ पर क्या स्थित है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नामचा बरवा। भारत के पूरब में अंतिम हिमालय की जो चोटी है वहाँ नामचा बरवा स्थित है जिसकी लंबाई लगभग 7756 मीटर है। जबकि सबसे पश्चिम में स्थित है नंगा पर्वत जिसकी ऊंचाई 8126 मीटर है। गाड़वी नास्टिन ट्रांस हिमालय पर स्थित है, जबकि कंचनजंगा यह सिक्किम के पास स्थित है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नामचा बरवा।
अगला प्रश्न, भूसन्नत सिद्धांत जियोसिंक्लाइन थ्योरी किसने दी थी? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, कोबन ने जियोसिंक्लाइन थ्योरी दी थी। भूसन्नत एक ऐसा क्षेत्र होता है जो पतला होता है यानी सकरा होता है एवं छिछला जलीय क्षेत्र होता है, उसे भूसन्नत कहा जाता है। इन्हीं से अधिकतर पर्वतों का फोल्ड माउंटेन का निर्माण हुआ है। इस सिद्धांत को कोबन ने दिया था। जबकि हैरी हेसल जो ऑप्शन नंबर बी में है, ये प्लेट विवर्तनिकी यानी प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत दिया था। अगला है, किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। नेफा का फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो पहले जो भारत का यानी आप मैप देखेंगे तो ये जो 7 सिस्टर वाला इधर के पूर्वोत्तर क्षेत्र मिलेंगे, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश मिलेगा। इसको पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, शुमेकर लेबी 9 धूमकेतु किस ग्रह से उपग्रह ग्रह से टकराया था? शुमेकर लेबी 9 किस ग्रह से टकराया था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति ग्रह से। शुमेकर लेबी 9 जो धूमकेतु था वह बृहस्पति ग्रह से टकराया था। अगला प्रश्न, शिंगमोत्सव उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो सही जवाब है गोवा में। शिंगमोत्सव उत्सव गोवा में धान की कटाई के यानी फसल का एक उत्सव है, यह गोवा राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, मुंडक उपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, अथर्ववेद। मुंडक उपनिषद अथर्ववेद का एक उपनिषद है और अथर्ववेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ भी है जिसका नाम है गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। अगला प्रश्न, 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस अटक की स्थापना किसने की थी? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, NM जोशी ने 1920 ईस्वी में अटक की स्थापना की थी। जबकि इसके पहले जो अध्यक्ष थे यानी वो थे लाला लाजपत राय। NM राय ये कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था। अगला प्रश्न, भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल जो यहूदी था? तो सही जवाब है इसमें ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल था जो यहूदी था। इसका कार्यकाल आप देखेंगे 1921 से लेकर 1926 तक। इसके समय के कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी देखते हैं, जैसे 1921 ईस्वी का मोपला विद्रोह इसी के समय मालाबार तट में हुआ था। इसी के समय चौरी चौरा कांड भी हुआ था 5 फरवरी 1922 वाला। इसी के समय 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे भारत। और इसी के समय 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना किया था इलाहाबाद में इत्यादि। अगला प्रश्न है, स्यादवाद किस धर्म से संबंधित सिद्धांत है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म से संबंधित है। स्यादवाद एक जैन धर्म से संबंधित सप्तभंगी सिद्धांत इसी को कहते हैं। यह जैन धर्म से संबंधित एक सिद्धांत है। अगला प्रश्न, अमुक्तमाल्यादम किसकी रचना है? तो सही जवाब है अमुक्तमाल्यादम कृष्णदेव राय की रचना है, जो तेलुगु भाषा में लिखी गई थी। कृष्णदेव राय जो तुलु वंश के एक राजा थे, जो 1509 ईस्वी से लेके 1529 ईस्वी तक शासन किया था। इन्होंने 2 पुस्तकों की रचना की थी मूल रूप से। एक अमुक्तमाल्यादम थी, एक जाम्बवती थी जो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। इसके बाद जो तालु तिस्मा थे ये इन्हीं के शासनकाल में रहते थे। और कृष्णदेव राय के शासनकाल में ही अष्ट दिग्गज रहते थे, जो 8 महान तेलुगु कवियों का एक समूह था। इन्हीं के शासनकाल में एक पुर्तगाल के यात्री भारत आए थे जिनका नाम था डोमिंगो पायस। तो ध्यान रखिए, डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय के शासनकाल में आए थे। तालु तिस्मा कृष्णदेव राय के एक योग्य मंत्री तथा सेनापति थे। और इन्हीं के समय तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग भी कृष्णदेव राय के युग को कहा जाता है। और इन्होंने तेलुगु में अमुक्तमाल्यादम और संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना किया था। और हजारा मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर,
आदि मंदिरों का भी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, महमूद बेगड़ा शासक थे? तो सही जवाब है गुजरात के। महमूद बेगड़ा गुजरात के शासक थे। कहा जाता है कि इनका शरीर बड़ा विषैला था, अगर मक्खी भी इनके शरीर में बैठ जाती थी तो वो मर जाती थी। तो ध्यान रखिए, महमूद बेगड़ा एक फेमस एम्परर थे गुजरात के। अगला प्रश्न, निपख नामक आंदोलन किसने चलाया था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दादू दयाल ने। दादू दयाल ने निपख आंदोलन चलाया था। ध्यान रखिए, दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी को अहमदाबाद में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु 1603 ईस्वी में हो गई थी। इनका जो जन्म स्थान था वो गुजरात वाला क्षेत्र था, जबकि इनकी जो कर्म भूमि थी वो सांभर क्षेत्र राजस्थान का। तो ध्यान रखिए, इनका कार्य क्षेत्र राजस्थान से संबंधित है। इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की भी स्थापना किया था। इन्हीं के बाद में एक शिष्य हुए जिनका नाम सुंदरदास था। दादू दयाल ने निपख आंदोलन चलाया था और कहा जाता था कि अकबर ने भी फतेहपुर सीकरी में इनको बुलाया था। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी में जो शंकर देव हैं, इन्होंने असम एक भक्ति आंदोलन के प्रणेता थे। ध्यान रखिए, शंकराचार्य अलग है, शंकर देव अलग है। शंकराचार्य जो कलादी केरला से संबंधित थे, इनका जन्म, वहीं शंकर देव का कार्य क्षेत्र सिर्फ असम वाला क्षेत्र संबंधित था। जो कि धन्ना थे, ये एक जाट थे। रामानंद के जब 12 शिष्यों में देखते थे तो जाट जात के थे। कहा जाता है कि इन्होंने अपने हट से ईश्वर को भोजन कराया था। अगला प्रश्न, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी, पर ना यहाँ 1885 है। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना की गई। बताइए उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो सही जवाब है लॉर्ड डफरिन। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। जबकि नॉर्थ बुक जब पंजाब में डंडा या आंदोलन चालू हुआ था उस समय थे। लॉर्ड मियो के समय से जनगणना भारत में चालू हुई थी और लॉर्ड लेंसडाउन के समय ही 1893-94 में भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा का निर्धारण किया गया था, जो वर्तमान में भारत एवं पाकिस्तान के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न, किस औद्योगिक संस्थान में उत्पादन कम हो जाने अथवा वस्तु की मांग कम हो जाने पर कर्मचारियों को नौकरी से निकाल देना क्या कहला देता है? अर्थात यदि कोई कंपनी है उसमें उत्पादन कम हो जाए या वस्तु की मांग कम हो जाए तो मालिक अपने कर्मचारियों को जब नौकरी से बाहर निकाल देता है तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिए, उन्हें कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, ले ऑफ। जब कर्मचारियों को कंपनी से बाहर निकाल दिया जाता है तो ले ऑफ कहा जाता है। बैड डेट उसे कहते हैं जो ऋण तो ले लिया जाता है लेकिन उसके मिलने की संभावना बहुत कम हो जाती है, उसे बैड डेट कहते हैं। आईपीओ, जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर जारी करती है उसे आईपीओ कहते हैं। ओवरड्राफ्ट, यदि आप बैंक में जमा किए गए धन से ज़्यादा धन निकाल लेते हैं तो उसे ओवरड्राफ्ट कहते हैं। और अगर नौकरियों से किसी को औद्योगिक संस्थान से बाहर निकाल दिया जाता है कम उत्पादन होने के कारण या वस्तु की मांग कम हो जाने के कारण तो उसे ले ऑफ कहते हैं। अगला प्रश्न, ग्रीन मफलर संबंधित है? तो ध्यान रखिए, ग्रीन मफलर ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। देखोगे आप सड़कों के किनारे बीच बीच में जो वृक्ष लगा दिए जाते हैं उन्हीं को ग्रीन मफलर कहा जाता है। ये प्रदूषण को यानी ध्वनि प्रदूषण को अपने ओर ऑब्जर्व कर लेते हैं। अगला प्रश्न, पशुओं की गणना की जाती है? तो पशुओं की गणना उनके दांतों को गिनकर की जाती है। ध्यान रखिए, पशुओं की गणना उनके दांतों को गिनकर की जाती है। बीमर शब्द का संबंध किस खेल से है? तो बीमर संबंध जो शब्द है उसका संबंध क्रिकेट से है। जब कोई बॉलर कोई यानी लॉन्ग फुल टॉस यानी फुल टॉस गेंद फेंकता है कि वह जो बैट्समैन पिच के अंदर खेल रहा है उसके कमर के अगर ऊपर से गेंद निकल जाती है तेजी से तो उस गेंद को बीमर कहा जाता है। यह बल्लेबाज के लिए एक घातक गेंद मानी जाती है। इसमें अगर एक बार से अधिक एक ही मैच में बीमर गेंद का यूज कोई बॉलर देता है तो उसमें अंपायर पेनाल्टी के रूप में भी उसको दंड दे सकते हैं। अगला प्रश्न, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? अभी अप्रैल में ये लिस्ट आई थी, तो जो 2020 वाले में थी वही 2021 में भी है। भारत की रैंक है 142, 142वीं। जबकि अभी एक दिन पहले बताए थे कि जो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें भारत की रैंकिंग है 131, जो ऑप्शन नंबर ए में है। और 142 रैंक है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। इसको
एक सेकेंड। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है। इसमें भारत की रैंक 2021 में 142 है, जबकि प्रथम रैंक नॉर्वे की है, यानी नॉर्वे में प्रेस स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा है। जबकि सबसे अंतिम 180वां स्थान है इरिट्रिया का। इसके बाद 179 है आपके उत्तरी कोरिया का, जबकि चाइना का है 177। तो ध्यान रखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक है 142। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, बताइए वो कौन है। तो सही जवाब है संजय श्रीनेत। अभी तक प्रभात कुमार सिंह थे, 17 अप्रैल से इनका कार्यकाल समाप्त हो गया, अब आ गए संजय श्रीनेत। ये इसके पहले ईडी में भी अभी काम कर रहे थे, यानी प्रवर्तन निदेशालय में अभी तक काम कर रहे थे। अगला प्रश्न, विजडन पत्रिका ने 2020 के लिए लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार महिलाओं में किसे सम्मानित किया है। विजडन पत्रिका जो क्रिकेट की बाइबिल के नाम से भी जानी जाती है, वो लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार महिलाओं में किसे दिया है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बेथ मूनी, जो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। बेथ मूनी को लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर वुमेन्स का पुरस्कार दिया गया है, जबकि पुरुष में यह पुरस्कार इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक को दिया गया है, एवं T20 में कायरन पोलार्ड को दिया गया है, जो साउथ अफ्रीका से संबंधित जो वेस्ट इंडीज से संबंधित है। अगला प्रश्न, समता दिवस कब मनाया जाता है। तो समता दिवस मनाया जाता है 5 अप्रैल को। समता दिवस बाबूजी जगजीवन राम के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये प्रथम दलित नेता माने जाते हैं एवं भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। इन्हीं की पुत्री थी मीरा कुमारी, जो लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। तो समता दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है बाबूजी जगजीवन राम के उपलक्ष्य। अगला, ट्रैक्टर का आविष्कार किसने किया था। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट फॉर्मिच ने ट्रैक्टर का आविष्कार किया था। जबकि जो लाउड स्पीकर होता है उसका आविष्कार होरेस शॉर्ट ने किया था। लॉगरिदम यानी लघुगणक का आविष्कार जॉन नेपियर ने किया था। जबकि जो प्रेशर कुकर होता है उसका आविष्कार डेनिस पैपिन ने किया था। तो ध्यान रखिए, ट्रैक्टर का आविष्कार रॉबर्ट फॉर्मिच ने किया था। यहाँ से आपको 4 आविष्कार याद हो गए, रॉबर्ट फॉर्मिच ट्रैक्टर, होरेस शॉर्ट लाउड स्पीकर, जॉन नेपियर लॉगरिदम, डेनिस पैपिन प्रेशर कुकर। अगला प्रश्न, कैलोरीमीटर किस धातु का बना होता है। तो सही जवाब है तांबा। कैलोरीमीटर और जो तड़ित चालक होते हैं ये तांबे के बने होते हैं। अगला प्रश्न, जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है, यानी नग्नजीवी जो होते हैं उनका, यानी जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चिलगोजा को जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है। जबकि जिंगो बाइलोवा को मेडन हेयर ट्री के नाम से जाना जाता है। देवदार के वृक्ष से साइट्रस का तेल निकाला जाता है। और साइकस से आप जो साबूदाना खाते हैं, उस साइकस के जो तने से है उससे मंड निकाल करके इस साबूदाना बनाया जाता है, साबू का। अगला प्रश्न, मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो सही जवाब है कैलोलॉजी। सौंदर्य के अध्ययन को कैलोलॉजी कहा जाता है। जबकि यहाँ पर जो हिप्नोलॉजी है ये नींद के अध्ययन से संबंधित है। हाइजीन स्वास्थ्य से संबंधित है। एपिग्राफी जो शिलालेख होते हैं उनसे संबंधित है। तो ध्यान रखिए, मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को कैलोलॉजी कहा जाता है। आज का आपका अभ्यास प्रश्न है, सेंट जॉर्ज किला कहाँ स्थित है। इस अभ्यास प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, 30 में से आपने, आज तो 31 थे, 31 में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस चैनल। नमस्कार।